Hey guys, we are going to cover Article 1 to 4, that is Union and its territories. Let's see what the original text of Article number 1 says. Name and its territory. India, that is Bharat, shall be Union of State. Union of State means जो है पावर जो है यूनियन मतलब सेंटर के पास लाई करता है, और यहाँ पर इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन होगा। और यहाँ पर इसका मतलब है कि स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो खुद को इंडिया से सेपरेट करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दे, ठीक है। और फेडरेशन वहाँ पर अपोजिट या फिर एंटोनिम है यूनियन का, जिसमें वो एक एग्रीमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर है, जो स्टेट के बीच का एग्रीमेंट है जिसमें वो खुद को इंडिपेंडेंट या फिर कोई भी दूसरा अपने इंटरनल डिसीजन या पॉलिटिकल डिसीजन लेने में फ्री विल है उसके पास, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कहता है? स्टेट एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब जो यूनियन है इसका जो डिटेल है वो सारा डिटेल, चाहे वो बाउंड्री का हो, एरिया का हो या फिर नेम का हो, स्टेट का नेम का हो, वो सारी चीज़ें शेड्यूल 1 में मेंशन रहेंगी। और क्लॉज 3 टेरिटरीज ऑफ इंडिया। टेरिटरी और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है? यूनियन में सिर्फ स्टेट आता है, टेरिटरी इज़ अ ब्रॉडर टर्म, इसमें स्टेट्स, यूटीज और टेरिटरीज एक्वायर्ड, मतलब जो फ्यूचर में हम एक्वायर करेंगे उसकी भी बात कर रहा है और जो हमने किया है उसकी भी बात कर रहा है। चाहे सिक्किम हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और भी सारे, पौंडीचेरी, गोवा, सारी इस सब की बात कर रहा है, सबको कवर करने की बात कर रहा है। फेडरलिज्म पर एक हमारा बेसिक फीचर आता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है पर वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। फिलोसफिकल वे में हम अपनी कंट्री को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट भी बोलते हैं, मतलब ऐसा यूनियन जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, स्टेट खुद को उससे अलग नहीं कर सकती है। स्टेट को यूनियन जो है स्टेट को तोड़ सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसके एरिया को ऑल्टर कर सकती है, उसके नेम को, बाउंड्री को और एरिया सब कुछ चेंज कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट may by law admit into union establish new state and such term and condition as it thinks fit। मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि नए फॉरेन लैंड को जिसका एडमिशन उसने लिया है, इस्टेब्लिश किया है फॉरेन लैंड को, उसको उसके साथ क्या करना है, ठीक है। जैसे कि गोवा को यूटी रखना है या फिर स्टेट बनाना है, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। पौंडीचेरी कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। गोवा कहाँ से? पोर्टुगीज से 1961 में, और ये फ्रांस वाला 1954 में। 2A क्या कहता है? सिक्किम। सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम में रिफरेंडम हुआ था। रिफरेंडम मतलब क्या होता है? एक तरह की वोटिंग होती है जिसमें लोगों से डायरेक्ट वोट करवाया जाता है कि बॉर्डर को लेकर के या फिर किसी भी सहमति को लेकर के रेफरेंडम करवाया जाता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी फीचर कहा जाता है। और सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा कब दिया गया है? 1975 में। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state or part of blah blah blah। B क्या कहता है? इंक्रीज ऑफ एरिया, डिमिनिश, अल्टर और नेम, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं। आर्टिकल नंबर 2 किसकी बात कर रहा था? फॉरेन लैंड एक्वायर करने की बात कर रहा था, उसके साथ क्या करना है उसकी बात कर रहा था। आर्टिकल नंबर 3 जो स्टेट हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है, उसके साथ क्या करना है? उसकी एरिया को इंक्रीज करना है या उसके एरिया को कम करना है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, चेंज करना है, या उसके नेम को चेंज करना है, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 3 डील करता है, और यहाँ भी पार्लियामेंट ही सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। फॉर्मन, चाहे उसको सेपरेट करना हो, चाहे यूपी को 2 पार्ट में करना हो, या गुजरात महाराष्ट्र को अलग करना हो, बॉम्बे को, या फिर 2 स्टेट्स को जोड़ना हो, तो भी जो है आर्टिकल नंबर 3 ही उसमें आएगा। और क्वेश्चन आया हुआ था नागालैंड, इसी पे 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, नागालैंड किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था?
63 में आया था, ये तो पता था सबको, पर 13 अमेंडमेंट एक्ट था, ये नहीं पता था, तो अभी याद रखिएगा और सारे ही स्टेट्स का आप देख करके जाइएगा। कमिटीज़ देख लेते हैं। इसका ट्रिक है डीजे फैजल, याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। पहले सबसे आई थी धार कमेटी, जेबीपी कमेटी और फैजल अली कमेटी। धार कमेटी क्या क्या था? धार कमेटी में एस के धार थे, पन्ना लाल थे और जगत नारायण थे, JN लाल। इसमें इन्होंने लैंग्वेज को नहीं माना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट को बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हमको बनाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। 48 में आया था ये। जेबीपी कमेटी क्या हुआ था? ये दिसंबर में ही आया था, सेम ईयर में आया था, पर दिसंबर में आया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सीतारमैया, ये कौन थे? इनके बारे में कौन थे? उनके बारे में जानना जरूरी है। कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक्चुअली। और कब हुआ करते थे? जब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब 1947 के टाइम पर लगभग। और इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था? 49 में दिया था, 1949 में दिया था। इनके देखने तो गए थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए या नहीं बनाए, पर बाद में इनका जो ध्यान था वो चला गया इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के उस पर। इस वजह से इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन को ही माना था कि इसके बेसिस पर ही हमें स्टेट्स बनाने चाहिए। बाद में आया था, उसके पहले फैजल अली कमीशन के पहले ही केस आ गया था, जो पोटी सिंह मल्लू का जो है केस था, जिसमें आंध्र प्रदेश में उन्होंने 56 दिन का फास्ट पे वो चले गए थे, और 1953 में इसी वजह से, और उनकी उसी बीच में उनकी डेथ हो गई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा लैंग्वेज के बेसिस पे, और इसी वजह से सबसे पहला स्टेट वही है जो सेपरेट हुआ था। अब हम आगे देखते हैं, और कोई चीज़ तो नहीं बचा हुआ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? Laws made under 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule of the supplement, incidental and consequential matter। ठीक है, इसमें इसका क्या मतलब है? Any changes in Article 2 and 3, मतलब Article 2 फॉरेन लैंड से डील करता है, Article 3 इंडिया के अंदर के इंटरनल स्टेट्स के डील करता है। जो भी Article 2 या 3 में चेंजेस होंगे, उसके साथ ही फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस होंगे। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? डिटेल था, डिटेल दिया हुआ था किसका? बाउंड्रीज, एरिया और नेम था किसका? स्टेट का, 28 स्टेट्स जो हमारे हैं उनका। तो जैसे ही हम किसी कंट्री या फिर किसी आइलैंड या किसी भी एरिया को हम कॉन्कर करेंगे या फिर अपने में ऐड करेंगे अपनी कंट्री में, वैसे ही जो है फर्स्ट स्केड्यूल में चेंजेस आ जाएंगे। और फोर्थ स्केड्यूल में क्या है? राज्यसभा की सीटें जो हैं चेंज होंगी। राज्यसभा की सीटें पॉपुलेशन वाइज होती हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेंगी, और पॉपुलेशन घटेगी तो सीटें भी घटेंगी। और ये सारी चीज़ें, ये सारी चेंजेस के लिए जो फोर्थ और फर्स्ट शेड्यूल में जो दिए हुए हैं, ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा फैंसी मेजोरिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़े। बस इसमें जो है प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का, और फिर सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाता है दोनों हाउस में, बस। और इसका क्या मतलब था? सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब जैसे ही फोर्थ, सेकेंड और थर्ड में चेंजेस होंगे, हमने बोला कि फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल में तो चेंजेस होंगे ही होंगे, उसके साथ ही कुछ चेंजेस और होंगे। क्या होंगे? मान लीजिए आंध्रा से तेलंगाना सेपरेट हो गया, अब उसके लिए कुछ नई चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जैसे कि उसकी स्टेट बाउंड्रीज को मैप पे दिखाना, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को फिर से रीअसाइन करना, और जो ओल्ड बाउंड्रीज थी, ओल्ड बाउंड्रीज के लिए जो लॉज बनी हुई थी उसमें चेंजेस लाना, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है इसमें जो है? नो सच लॉ अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी ऑन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पसेज ऑफ आर्टिकल 368। मतलब इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी, ना ही किसी स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। बस इसमें कुछ प्रोविज़ो दिए हुए थे, उसको देख कर जाइए। प्रेसिडेंट जो है रिफ़र करता है किसी भी स्टेट में चेंजेस लाने के पहले, वो प्रेसिडेंट रिफ़र करता है कि आपके स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो जो एक टाइम लिमिट होता है अगर वो क्रॉस हो गया तो वो चाहे स्टेट जो है एग्री करे या डिसएग्री करे, उससे मतलब नहीं होता। अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस हो गया तो ऑटोमेटिक लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद उसमें स्टेट में चेंजेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की हम बात कर रहे थे कि इन सब आर्टिकल 1 to 4 में
जो है सारी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से ही हो जा रही हैं, पर एक्सेप्शंस कहाँ आते हैं। कभी हम जैसे इंडिया है हमारा, ठीक है, इंडिया है तो उसमें जो भी अगर हम कोई अपना लैंड किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, जैसे कि हम केस एग्जांपल लेते हैं, बांग्लादेश को हमने हमने 111 करके अपना एरिया दिया था और इंडिया को उसने 51 करके दिया था इंडिया एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 100 लाना पड़ा इसमें, क्योंकि हम अपनी कंट्री के एरिया को दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो गिव अप कर रहे हैं, उसके ऊपर सीड कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी 1 मतलब प्रेजेंट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग रहता है और टोटल स्ट्रेंथ रहता है 50% का, ठीक है। वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में इम्पोर्टेंट है, पर हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम मेजोरिटी या प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, और हम आगे जो है बहुत रैपिडली सिटीजनशिप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में, इसके बाद डीपीएस भी, फिर एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।